आपको पढ़ाया गया था किसी बिंदु पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आपको बताया गया था एक आपको बिंदु आवेश दिया गया था, वो बिंदु था जिस पर एक आवेश था +q, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इस पे ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे अब इस आवेश के कारण से यहाँ पे एक मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश, मान लेते यहाँ पे एक क्यों ना धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं क्यों ना, इसकी कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं या कह सकते हैं कल्पना कर लेते हैं। तो अब एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली, तो अब इसके कारण इस पे बल लग रहा है। क्यों बल लग रहा है? अब ये एक स्रोत का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? परीक्षण आवेश का काम कर रहा है। तो आपको बताया गया है पहले कि स्रोत से परीक्षण आवेश को बल लगता है, तो अब इस पे बल लग रहा है। अब तो जब इसके कारण से इस पे बल लग रहा है तो ये बल कितना लग रहा है? यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको, ये बल इधर को लग रहा है बाहर को, ये बल इसके बाहर को लग रहा है। जब बाहर को लग रहा है तो इस पे वैद्युत क्षेत्र बल कितना लगेगा? F बराबर कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 पाई F0 into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दिशा अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा OP, O से P की ओर लग रहा है। अगर यही चीज अभी माइनस में होता, अगर ये चीज क्या होता माइनस में होता तो बल की दिशा क्या रहती? बदल जाती है ना। यहाँ पर आपको इतना लगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/F अपॉन Q नॉट होता है। आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर F अपॉन Q नॉट, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे ये E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट। अब Q नॉट कैसे होता है? हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपको होगा जी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, किसी विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वहां पर एकांक धन आवेश की कल्पना की जाती है। अगर हमको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर हमको एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेना होता है। ठीक, यदि मान लेते हैं यही कई स्रोत हो, तो जब कई स्रोत हैं तो उसमें अलग अलग आवेश भी होंगे, तो जब अलग अलग आवेश होंगे उनके कारण से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग सबकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सबका क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग, जो आपका अध्यारोपण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, जो आपके किस पर निर्भर करता है? अध्यारोपण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक, ये तो आपका पिछले लेक्चर में था। अब यहां से आगे आपको पढ़ा रहे हैं, आगे में है एक समान वलय के कारण, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि एक वलय लेते हैं, क्या लेते हैं? एक वलय रिंग, ये हो गया, ये रिंग बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? ये है, ये त्रिज्या का एक वलय है, इसका केंद्र क्या है? O है। O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर, याद नहीं, x दूरी पर, O से x दूरी पर, ये x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। इस वलय पे
क्यू आवेश है जिसको जो समान रूप से ऐसे वितरित है। क्यू आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश है, तो ये समान रूप से इस प्रकार से पूरे वलय में वितरित है। और जब पूरे वलय में वितरित है, इस वलय पूरे वलय के कारण से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हम वलय को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ लेते हैं या छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं, इसको कह सकते हैं, जिसका एक भाग क्या है, ए बी है, और इस भाग पे डेल्टा क्यू आवेश है। कितना आवेश है, डेल्टा क्यू, क्योंकि पूरे पे कितना आवेश है, ये पूरे वलय पे क्यू आवेश है, पूरे वलय पे प्लस क्यू आवेश है, और इस पे मान लिया कितना है, जब एक छोटा सा लिया गया भाग को लिया गया, इस पे डेल्टा क्यू आवेश है। अब इस प्रकार से ऐसे कई भागों में विभक्त कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों में ऐसे विभक्त कर लेते हैं। इस पार्ट से यानी ए बी भाग से बिंदु P की दूरी ये आर है। बिंदु P की दूरी कितनी है, आर है, जो इसके साथ थीटा कोण बना रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये डेल्टा ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल्टा ई। इसमें मान लिया एक धनपरीक्षण आवेश Q0 है, धनपरीक्षण आवेश कितना है, Q0 है, जिसके कारण से इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई। अब डेल्टा ई है तो डेल्टा ई को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं यहाँ पे हम। एक इधर हो जाएगा आपका डेल्टा ई cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका इधर डेल्टा ई sin थीटा। ठीक, डेल्टा ई cos थीटा और डेल्टा ई sin थीटा। अब यहां से मान लेते एक काल्पनिक पार्ट यहां पे भी है, इसके कारण से इस पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर लग जाएगा, ये भी डेल्टा ई लगेगा। अब इसको भी दो घटकों में विभाजित तो इधर आपको डेल्टा ई cos थीटा और इधर आपको हो जाएगा डेल्टा ई sin थीटा। डेल्टा ई cos थीटा और डेल्टा ई sin थीटा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना ये चीज। अब इसमें अगर भाषा लिखनी हो तो कहेंगे, इसमें भाषा लिखने के लिए एक ए त्रिज्या का वलय लिया जिसका केंद्र O है, ए त्रिज्या का एक वलय है जिसका केंद्र क्या है, O है। वलय के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वलय में प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। वलय को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेते हैं, जिसका एक भाग ए बी है, जिसका एक भाग ए बी है, जिस पर अब जब भाग विभक्त किए हैं तो उसके कारण से आवेश विभक्त हो जाएगा। तो इसके कारण से ए बी पे आवेश कितना होगा, डेल्टा क्यू हो गया। डेल्टा क्यू से बिंदु P की दूरी r है। डेल्टा क्यू से बिंदु P की दूरी क्या है, r है। अब डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। डेल्टा ई तो दो घटकों में विभाजित करने पर तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा डेल्टा ई cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा डेल्टा ई sin थीटा। अब इसी प्रकार से एक बार इसका भाग है, तो जो अलग अलग जो विभक्त किया गया उसमें से एक भाग और है इसका, जिसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डेल्टा ई हो गया। इसको भी विभक्त कर लिया जाए डेल्टा ई cos थीटा और डेल्टा ई sin थीटा। ये आपका क्षैतिज लग रहा है डेल्टा ई cos थीटा, तो ये एक साथ जुड़ता चला जाएगा क्योंकि विभिन्न भिन्न अवयव है। भिन्न भिन्न अवयव होने के कारण से, विभिन्न पार्ट होने के कारण से, भिन्न भिन्न भाग होने के कारण से अपना एक बार इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो है डेल्टा ई sin थीटा और डेल्टा ई sin थीटा, ये दोनों विपरीत हैं, लेकिन परिमाण में क्या है, समान है। परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये आपका क्या है, डेल्टा ई cos थीटा जुड़ जाएगा। तो अब यहां लिख लेंगे डेल्टा क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर। डेल्टा E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर। अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा? ये अक्ष के अनुदिश घटक आपको यही अभी तुमने तोड़ के बताया। ये आपका क्षैतिज अक्ष के अनुदिश घटक है डेल्टा ई cos थीटा, और ये कैसे है? ऊर्ध्वाधर घटक है, या कह सकते हैं लंबवत घटक है डेल्टा ई sin थीटा। तो डेल्टा ई sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, लेकिन डेल्टा ई cos थीटा क्या है? परस्पर जुड़ जाते हैं। तो आपको हो जाएगा डेल्टा ई cos थीटा बराबर 1/4 पाई F0 इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू cos थीटा। कितना हो जाएगा? इंटू cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ये तो एक छोटे से अवयव के कारण हुआ, ये जो बन रहा है ये छोटे से अवयव के कारण हो रहा है। अब पूरे वलय के कारण ये तो एक छोटे से अवयव के कारण हुआ। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मिटा देना है क्योंकि ये साफ नहीं होता। यहाँ लिखते हैं अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा ई cos थीटा बराबर 1/4 पाई F0 इंटू डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक, पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रता E बराबर सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। सिग्मा डेल्टा E cos थीटा। अब सिग्मा डेल्टा E cos थीटा का मतलब आपको हो गया इसका बीजगणितीय योग। इसका क्या हो गया? बीजगणितीय योग हो गया। ठीक है, अब देखिए हम नीचे बिता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। डेल्टा ई cos थीटा हो गया, तब डेल्टा ई cos थीटा आपका E बराबर यहां लिख सकते हैं। अब डेल्टा ई cos थीटा बराबर इतना वैल्यू है आपका, या यहां पे देख रहे हैं इतना वैल्यू है, तो यहां रख दीजिए 1/4 पाई E बराबर 1/4 पाई सिग्मा डेल्टा Q अपान R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे सिग्मा डेल्टा Q लगाया गया। सिग्मा डेल्टा Q इसलिए लगाया क्योंकि इसके जो अवयव थे सब अलग अलग थे, तो केवल क्या कौन सा विभक्त हुआ था? डेल्टा Q विभक्त हुआ था। हर अवयव का कितना भाग था? आवेश किसमें विभक्त? तो डेल्टा U में टूटा था, डेल्टा Q में। डेल्टा Q ऐसे ढेर सारे अवयव टूट गए थे। बाकी सारी चीजें 1/4 पाई F0 cos थीटा अपान R स्क्वायर सबके लिए समान है, इसलिए हमने केवल सिग्मा किस पे लगा दिया? डेल्टा Q पे लगा दिया। तो E बराबर आपको हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई F0, यहाँ हो जाएगा डेल्टा Q का स्थान कितना है? Q अपान R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ से आपने देखा था यहाँ बनाया गया था, ये छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ हमने बनाया था, इधर आपको दिखाया था क्या जी? डेल्टा E इसको वियोजित किया गया, इधर आपका डेल्टा E sin थीटा, इधर वियोजित किया था डेल्टा E cos थीटा। ये कोण थीटा था, तो यह दूरी r थी। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ cos थीटा बराबर आधार आपको हो गया x बटे कर्ण हो गया r।
तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q/R² इंटू X/R। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आपका फिर रोज आपको करना है। यहाँ पे मानिए AOP में तो आपको ये बन रहा है क्या चीज कर्ण बन रहा है। तो R बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग यानी कि A का वर्ग धन X का वर्ग, ये बन जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ आप रख सकते हैं। तो E बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू QX/, यहाँ हो जाएगा आपका A² प्लस X² की पावर 3/2। अब यही समझने वाली आपको समझ नहीं हो सकता है हो कि 3/2 कैसे हो गया। इस बात पे यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका QX/R3। अब यहाँ पे कहीं पे भी लिखा गया हो अगर इस प्रकार से √A² प्लस X², तो इसको हम लिख सकते हैं A² प्लस X² का पावर 1/2। तो R बराबर ये था, ये कितने बराबर है? R बराबर है। तो R का मान यहाँ पर रख देते थे। R हो जाएगा क्या जी, जब R का वैल्यू ये रखेंगे तो QX/ ये बन जाएगा आपका A² प्लस X² की पावर 3/2। समझ में आई बात ना। तो यहां से ये चीज यहां रखा गया है। अब यदि यही कर दिया जाए क्या चीज A लेस देन X, अगर A जो है ये जो है X की तुलना में बहुत छोटा हो, ये जो है X की तुलना में क्या हो बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटा हो तो E बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू QX/X⁻3। तो यहाँ बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q/X²। इतना न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी तीव्रता हो जाएगी। किसके कारण? एक वलय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक, समझ में आया ना? ठीक है, धन्यवाद। समझ में आया तो अगर यही बिंदु जो P है जो X दूरी पे है वो X दूरी पे ना हो के यहां पे हो यानी कि X बराबर 0 हो जाए, उसके केंद्र पर हो। कहां पे हो? केंद्र पर हो, वलय के अंदर हो, केंद्र पर हो, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर X बराबर इसी में 0 रख दिया जाए तो X बराबर यहाँ 0 रख दिया जाए, पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। जैसे देखिए E बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q/X के स्थान पर मैं 0 रख दिया, तो 0 का वर्ग अगर हो जाए पूरा ये 0 हो गया, ये Q था तो ये पूरा 0 हो गया, 0 से ये पूरा इसमें पूरा 0 हो जाएगा। E बराबर कितना हो गया? 0। अगर X बराबर 0 हो गया तो इसके केंद्र पर आने पर यानी कि वलय के केंद्र पर आने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक, चलिए अगली हेडिंग आपका है वैद्युत ध्रुव। क्या चीज है? वैद्युत ध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत ध्रुव। अब वैद्युत ध्रुव कहते किसे हैं? वैद्युत ध्रुव कहते किसे हैं? जैसे मान लेते हैं आपका, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, एक आवेश ये है -Q, बिंदु A है, ये बिंदु B है, इस पे एक आवेश है +Q, इनके बीच की दूरी 2L है, मान लीजिए अल्प दूरी है। अब दोनों आवेश कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के हैं। दोनों कैसे आवेश हैं? विपरीत प्रकृति के हैं। और अब जब विपरीत प्रकृति के हैं उनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L है। तो दोनों में कुछ ना कुछ बल लगेगा, या तो आकर्षण का लगेगा या किसका लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। अब अगर समान आवेश के तो प्रतिकर्षण का लगेगा और विपरीत आवेश के तो आकर्षण का लगेगा। तो यहां कैसा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है।
तो इसमें कह सकते हैं कि वैद्युत ध्रुव वह निकाय है, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्राकृतिक है। अब वैद्युत ध्रुव अगर कहा गया है, ध्यान बात देने की है इसमें, अगर वैद्युत ध्रुव कहा गया है तो यह मान चलिए कि उसमें दोनों विपरीत प्राकृतिक के आवेश होंगे। ठीक, तो कहा गया वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो विपरीत प्राकृतिक के एवं बराबर विपरीत प्राकृतिक के एवं बराबर आवेश के एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर लगे होते। वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लगे होते हैं। ठीक, समझ में आई बात? अब देखो चित्र में देख लो, वही चीज कहा गया है। क्या चीज? वैद्युत ध्रुव वह निकाय है, ये पूरा एक निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्राकृतिक के बराबर, क्यों यहाँ पे भी क्यों यहाँ पे भी है, दोनों बराबर है लेकिन प्राकृतिक दोनों की क्या है? अलग अलग। इसकी प्राकृतिक धनात्मक, इसकी प्राकृतिक कैसी है? ऋणात्मक है। दोनों विपरीत प्राकृतिक हैं और ये दूरी बीच की दो है 2l, अल्प दूरी मानी गई है। 2l एक अल्प दूरी है, ठीक, जो दोनों एक दूसरे पे लगे हुए काम कर रहे हैं। तो एक बार कैसे सुन लीजिए, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है, वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्राकृतिक के, बराबर एवं विपरीत प्राकृतिक के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर लगे होते हैं। अब इसी में एक होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी इससे संबंधित है। अब इसमें से कोई एक आवेश, चाहे ये वाला आवेश हो जाए चाहे ये वाला आवेश, कोई भी एक आवेश ले सकते हैं। कोई एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, इसमें से कोई एक आवेश तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात ना? क्या चीज? इनमें दोनों में से चाहे ये आवेश चाहे ये आवेश, कोई एक आवेश, कोई एक आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2l के गुणनफल को, जो ये गुणनफल आ रहा है इसको हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त किया जाता है। किसे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। यहां लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l। इसे P को कहा जाता है क्या जी? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2l। अब इसका वैद्युत ध्रुव का अगर मात्रक पूछा जाए तो आघूर्ण का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक गुणे दूरी, या कह सकते हैं बीच की दूरी का मात्रक। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम और दूरी का मात्रक हो गया क्या जी? मीटर। ये होगा क्या जी? कूलम मीटर। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलम मीटर। बात समझ में आ गई ना? P बराबर Q इंटू 2l, तो आपको हो गया वैद्युत ध्रुव आवेश का मात्रक बराबर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। तो आपको होगा क्या जी? आवेश का मात्रक आपको होता है कूलम और दूरी का मात्रक होता है क्या जी? मीटर। तो आपको होगा क्या जी? कूलम मीटर हो गया। इसे क्या कहते हैं? कूलम
मीटर, है ना, ये हो जाएगा कूलाम मीटर आपको हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कूलाम मीटर जो आपका है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखा जाए तो इसमें वैद्युत आघूर्ण का जो होता है मात्रक, इसमें जो मात्रक है कूलाम मीटर को और किसी रूप में व्यक्त किया जा सकता है? जो कूलाम मीटर आपको दिख रहा है, कूलाम मीटर को क्या और किसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं? कूलाम और क्या कर सकते हैं? कूलाम को और क्या कहा जा सकता है? कूलाम Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक, Q बराबर IT, आपको होता है Q बराबर IT, तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर। I का मात्रक हो गया एम्पियर और T का मात्रक हो गया सेकेंड। तो कूलाम के स्थान पर रख सकते हैं क्या चीज? इसके स्थान पर अगर हम रखना चाहें तो और क्या रख सकते हैं? कूलाम के स्थान पे एम्पियर गुणे सेकेंड गुणे मीटर, ये भी लिखा जा सकता है, एम्पियर मीटर सेकेंड। या इसको कह सकते हैं, क्रम से करना चाहे क्रम से लिख सकते हैं एम्पियर मीटर सेकेंड, क्रम से कर दें तो ये हो जाएगा एम्पियर गुणे मीटर गुणे सेकेंड, तो एम्पियर मीटर सेकेंड हो जाएगा। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक ना, जैसे आपने देखा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा HCl, क्या पढ़ा होगा? HCl, HCl किसमें होता है? H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, NaCl, किसको भी पढ़ते हैं Na प्लस Cl माइनस। तो आप क्या, एक ध्रुव आपका ये बना, एक ध्रुव आपका ये बन जा रहा है, एक ध्रुव आपका ये बन जा रहा है, एक ध्रुव आपका ये बन जा रहा है ना। तो ये वैद्युत ध्रुव बन रहा है। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। जो P है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो P है वो क्या चीज है? ये सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के अक्ष के अनुदिश होती है। कैसा होती है? अक्ष के अनुदिश होती है। जैसे आपको ये हो गया एक, जैसे आपको इसको दिखाएगा 2L, यहाँ पे माइनस आवेश, माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, तो इसकी जो दिशा होगी माइनस से कहने मतलब प्लस की ओर होगी। इस P की दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बताया कैसा है? एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा वैद्युत ध्रुव अक्ष के अनुदिश होता है। अनुदिश होने का मतलब आप समझ लीजिए कि माइनस से प्लस की ओर होता है। इसकी दिशा अगर पूछा जाए किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक, अब आपका है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत ध्रुव के कारण जो हो रहा है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अक्षीय स्थित, एक होता है निरक्षीय स्थित। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अक्षीय स्थित। क्या चीज है? अक्षीय स्थित। नोट कर लिया ना? ठीक है, इसको मिटा देना है। ध्यान से देखिएगा, यह है अक्षीय स्थिति। ठीक, तब इसमें छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, ताकि ब्लैक बोर्ड में आ जाए। अब देखिए, आपका एक वैद्युत ध्रुव ले लेते हैं। यहां पे ए बी है, चित्र ध्यान से देखिएगा। ए बी है, इसमें माइनस क्यू आवेश है, इसमें प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी, अल्प दूरी कितनी है? 2L है। इसका एक मध्य बिंदु O है। वैद्युत ध्रुव का एक मध्य बिंदु क्या है? O है। O से R दूरी पर
ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बार हमको देखना पड़ेगा प्लस Q से बिंदु P की दूरी, और एक बार देखना पड़ेगा माइनस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो आप देख रहे हैं यहां से आपकी है ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु और इसकी पूरी लंबाई आपको बताई कितनी है 2l, कितनी लंबाई बताई गई 2l। तो यहां से यहां तक की लंबाई ये l और यहां से यहां तक की लंबाई ये l हो जाएगी। ठीक, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ये आपकी हो जाएगी कितनी r माइनस l, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक का क्या r है, तो r में से कितना हो गया l आपका घट गया इतना, तो यहां से इतना दूरी पता चल गया ना r माइनस l। और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगा r प्लस l। ठीक, समझ में आ गया बात इतना ना। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी E1, क्यों इधर होगी, आपको बताएगा कि आप एक प्लस आवेश और एक क्या है उधर परीक्षण आवेश है, एक प्लस आवेश बना गया और यहाँ पे क्या बिंदु P पे घन परीक्षण आवेश हो जाता है, जिसके कारण दोनों में कैसा है प्रतिकर्षण वालों को लगता है। तो प्लस के कारण से ये क्या करेगा बल की दिशा के अनुदिश हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और जब माइनस आवेश के कारण होगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी बल की दिशा के विपरीत हो जाएगी, बल की दिशा के विपरीत हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर आपकी हो जाएगी E2, बल की दिशा के बल तो इधर लग रहा है इसकी दिशा क्या है इधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बदल जाती है। आपको पहले बताया गया लेक्चर में, पहले लेक्चर में बताया गया होगा आपको, ठीक ना, इसकी दिशा क्या हो जाएगी बदल जाएगी। अब अगर भाषा लिखना चाहे तो भाषा देखिए क्या है, कैसे इसको व्यक्त करेंगे। भाषा में आपको लिखेंगे क्या जी, एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण AB लिया जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश है, जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश, प्लस Q तथा माइनस Q आवेश है, जो अल्प दूरी 2l पर लगे हुए हैं, जो अल्प दूरी 2l पर लगे हुए हैं। विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस l, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस l। r माइनस l r प्लस l मतलब समझ रहे हैं ना, r माइनस l मतलब यहां से यहां तक की दूरी है r थी, अब इसमें से इतनी दूरी ये घट गई, तो इतनी दूरी जब घट गई तो ये इतना दूरी बचा ना, पूरा r था उसमें से l घट गया तो r माइनस क्या हो गया l हो गया, और ये पूरा इतना r था अब की बार क्या हो गया जुड़ गया, जब माइनस वाला देखा गया तो उसमें जुड़ गया कितना r प्लस l हो गया। ठीक, अब यहां पे जब इतनी दूरी होगी तब यहां लिख लेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर r प्लस r माइनस l माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर r प्लस l। ठीक, ये इतना हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए दो आवेश काम कर रहे हैं, दो आवेश काम कर रहे हैं, एक आपका यहाँ पे प्लस Q आ रहा है, यहाँ पे आपको काल्पनिक आवेश मान लिया गया जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान कितना हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। दिशा किधर हो जाएगी आपकी, हो जाएगी B से P की ओर, किधर हो जाएगी
बी से पी की ओर हो जाएगी। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल, और इसकी दिशा का होल स्क्वायर, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, पी ए हो जाएगी, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। इसकी दिशा किधर होती है, बी से पी की ओर, इधर से इधर की ओर हुई थी, लेकिन इसकी वाली दिशा किधर हो रही है, इधर से इधर की ओर हो रही है ना। समझ में आई बात नहीं थी? ठीक, अब E1 और E2 दोनों एक ही रेखा में, आप देख रहे हैं E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही रेखा में है, पर लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही रेखा में है, पर दिशा में कैसे हैं, विपरीत। लिख देंगे यहाँ पे E1 व E2 दोनों एक रेखीय हैं, परंतु विपरीत दिशा में है। यहां पे एक चीज और देखा जा रहा है, E1 ग्रेटर देन E2 माना जा रहा है। ये माना जा रहा है क्या चीज है, E1 ग्रेटर देन E2, यानी कि E1 वाला बड़ा है, E2 वाला क्या है, छोटा। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू रख लेते हैं और E2 की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q दोनों में कॉमन बन रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये, यहाँ देखिए E बराबर 1/4 पाई, या सीधे Q कर दे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू अब बच क्या रहा, यहाँ Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना कॉमन हो गया, बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ समझ में आया ना, एलसीएम ले लिया गया, जब एलसीएम लिया गया इतना गुणे इतना, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन गया, a प्लस b a माइनस b, तो आप हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका इधर आ गया था आपको r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एल स्क्वायर आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल है ना, यहाँ बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ बन गया 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2l इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 4rl है, तो 2 दूनी 4rl हो जाएगा और Q तो था Q हो गया। अब आपका Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, P Q होता है। यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P इंटू 2r, P इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ दिखा देंगे कि P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l होता है। ठीक,
तो यहां हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया ना। अब देखिए अगर यहां पे भी मान लिया जाए कि आर की तुलना में एल बहुत छोटा हो, आर की तुलना में एल क्या हो, बहुत छोटा हो, यहां मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आर की तुलना में यल आर की तुलना में यल बहुत छोटी राशि है, अतः इसे छोड़ने पर, छोड़ने तो आपको हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p इंटू आर अपान ये बन जाएगा कितना, r की पावर 4, r की पावर 4, क्योंकि यल आपका ये समाप्त हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, r की पावर 4, तो r से r क्या हो जाएगा, एक r से कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपान r क्यूब, 2p अपान r क्यूब, इतना आप हो गया। और ये क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक, ये आपको हो गया न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आई बात ना। ठीक है, ये तो था आपका क्या चीज, अच्छी स्थिति में, ये तो आपका अच्छी स्थिति में था। अब इसके बाद आपका इसी में है निरक्षीय स्थिति। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर नहीं समझ में आता है कोई भी चीज, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी कुछ भी जो ना समझ में आता हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से अगर कुछ भी नहीं समझ में आपको आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आप पे जो पढ़ाया जा रहा है वो भली भांति आपको आ सके। नहीं आप पूछेंगे तो भाई हम तो पढ़ाते रहे, हमको कोई जानकारी तो है नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप उसको पूछते रहिए। अगर नहीं आता तो आप पूछिए उसको, व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, उससे पूछिए, बताइए हमको ये चीज़ नहीं समझ में, यहाँ नहीं समझ में आया, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक, अब इसी में है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में दूसरी स्थिति है इसकी, दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को हम और भी नामों से जानते हैं, निरक्षीय स्थिति को और भी नामों से जाना जाता है। इसमें है आपका, कह सकते हैं आप उसको अनुप्रस्थ स्थित या विषुवत रेखीय तल या समद्विभाजक लंब, या उसे कहा जाता है समद्विभाजक लंब। क्या क्या, निरक्षीय स्थित, अनुप्रस्थ स्थित, विषुवत रेखीय तल, या फिर कह सकते हैं समद्विभाजक लंब। निरक्षीय स्थित मतलब होता है कि अब तक तो जो ये था अक्षीय स्थित मतलब हुआ कि क्या चीज, अक्ष के अंदिश, वैद्युत ध्रुव कैसा रखा गया है, अक्ष के अंदिश रखा गया है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है, अक्ष के अंदिश से ज्ञात करनी थी। अब वैद्युत ध्रुव तो अक्ष के अंदिश रखा जा रहा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है, उसके लंबवत स्थिति में।
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के वैद्युत ध्रुव जो है आपके उसके लंबवत स्थिति में ज्ञात करनी है। क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहां पे है निरक्षीय स्थिति, है ना, निरक्षीय स्थिति। ये है आपका निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में आपका एक वैद्युत ध्रुव है AB, जिसपे यहां पे है -q आवेश, यहां पे है +q आवेश। इसके भी बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ये मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ऐसे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है यहां पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहां से यहां तक की O से B की तक की दूरी आपकी हो जाएगी l। इधर आपकी O से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l। अब यहां पे जो आपका B बिंदु से बिंदु P की दूरी, ये यहां पर, यहां से P से और BP की दूरी √, कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा कि ये कोण थीटा बन रहा है। ठीक, ये 90 अंश का बन रहा है, तो कितना बन जाएगा दूरी? r² + l², r² + l²। -q आवेश से भी यहां से बन जाएगा √r² + l²। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये इधर हो जाएगा, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, विपरीत दिशा में ना, E2 हो जाएगा। अब ये दोनों देख रहे हैं किसी कोण पे लग रहे हैं। ये कोण इस पे थीटा कोण बना रहा है, ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो अब इसको दो घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। दो घटकों में क्या कर सकते हैं? वियोजित कर सकते हैं। यहां देखिए वियोजित कर रहे हैं दो घटकों में। इधर आपको हो गए, ये हो गया E1, इधर हो गया E2। ये कोण थीटा, ये भी कोण कितना हो गया? थीटा। तो आपको जो इधर छूट जाएगा ये E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। इसका इधर टूट जाएगा E1 sin थीटा, ये इधर हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक, ये आपके क्षैतिज घटक है, ये कैसे हैं? लंबवत घटक है। ये क्षैतिज घटक और ये कैसे हैं? लंबवत घटक है। ठीक, समझ में आ गया ना? और ये क्या है? बिंदु P है। ये बिंदु P, ये जो आप यहाँ पे है, ये बिंदु P है, ये है ना, बिंदु P है। इसमें भी आप निरक्षीय स्थिति को हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तो इसमें हल किया जा सकता है सीधे, जैसे परिणामी ज्ञात के दोनों पे E1 और E2 ज्ञात कर ले, उसके बाद E1 और E2 को फिर हल कर ले, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर ले, है ना। और एक तो है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, चतुर्भुज नियम। कक्षा 11 में आपने पढ़ा था चतुर्भुज नियम। आपका बताया गया था कि P बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। P बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। इस वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है ना। अब इसको ज्ञात करने के लिए अब आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं पहला, फिर अगले टर्म पे अगला तरीका बता दिया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या चीज पहले है, -q आवेश और +q आवेश। क्या चीज? -q आवेश तथा
क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना यहां से है उतना यहां से भी तो है, इसलिए हमने दोनों एक ही साथ कर दिया। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गई, ठीक ना। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्रयुक्ता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान, अब यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, लेकिन यहाँ क्या हो, पावर लगा, पावर 2, तो E1 बराबर आप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसकी दिशा अगर लिखना है तो दिशा आपका हो जाएगा ये किधर होगा? बी पी, है ना, बीपी हो जाएगा, ठीक। तो बीपी हो जाएगा। आगे आप इसको हम कल बताएंगे या अगले लेक्चर में चलेगा, है ना। इसके लिए तब तक आप घर पे अपने रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।